हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हम जो यूनिट नंबर 2 सॉलिड स्टेट में पढ़ रहे थे उसमें हमने आवृत्ति विभव के बारे में पढ़ लिया था कि आवृत्ति विभव क्या होता है। जैसे कोई ठोस होता है, कोई क्रिस्टल होता है, उसमें दो परमाणु जब पास में आते हैं तो एक आवृत्ति विभव यानी जो पोटेंशियल बताते हैं वो क्या बताते हैं, जो उसका जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो क्या होती है, चेंज होती है, स्थितिज ऊर्जा चेंज होती है। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो पोटेंशियल अपन को मिलता है वो कैसे मिलता है, आवर्ती विभव के रूप में मिलता है। और आवर्ती विभव का मैंने डायग्राम भी बताया था आपको, और ये कब प्राप्त होता है ये भी बता चुका हूँ। अब वही कंसेप्ट काम में लेते हुए अपन क्या कर रहे हैं, एक थ्योरम आई थी जिसका नाम है ब्लॉक थ्योरम। क्या कहते हैं उसे, ब्लॉक थ्योरम या ब्लॉक प्रमेय। अब ये ब्लॉक प्रमेय में होता क्या है, आपके पास मान लिया कि कोई भी एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु, अब आप कहोगे कि ये एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु क्या होता है, हाइड्रोजन एटम आपको पता है। हाइड्रोजन एटम कैसा है, आपके पास एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु है। कैसा है, आपके पास एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु है। ऐसे ही मैं यदि बात करता हूँ हाइड्रोजन के अलावा, ये जैसे लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, Li लिथियम लिख दिया, क्या लिख दिया, लिथियम लिख दिया। क्या ये एक एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु हो क्या, नहीं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम का कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि मैं एकल इलेक्ट्रॉन करूं तो यहाँ से 2+ कर सकता हूं, तो Li2+ बनेगा जब वो वापस क्या हो जाएगा, एकल परमाणु। बाकी अगर यहाँ पे ओनली लिथियम होता तो ये कितने इलेक्ट्रॉन वाला होता, 3 वाला। अब यदि ये ब्लॉक क्या कहता है, ब्लॉक नाम का एक 1928 में वैज्ञानिक हुआ था जिन्होंने क्या किया था, क्रिस्टल में जो पीरियोडिक पोटेंशियल होता है उससे रिलेटेड एक कंसेप्ट दिया था, और वही उसने क्या दिया, एक थ्योरम के रूप में दिया। अब वो थ्योरम कहती क्या है, थ्योरम ये कहती है कि कोई भी एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु हो गया, एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु का कोई भी आइगन फलन। अब आप जानते हो कि आइगन फलन क्या होता है। आइगन फलन मैं आपको सेकेंड में भी बता चुका हूँ और क्वांटम मैकेनिक्स में अच्छे से बता चुका हूँ। आइगन फलन क्या होता है कि जब कि ऑपरेटर क्या होता है, यदि क्वांटम में आपने पढ़ा है तो बताया था कि जब कोई ऑपरेटर किसी फलन पर ऑपरेट होता है तो वो किसी कॉन्स्टेंट के मल्टीप्लाई होने के साथ वही स्टेट देता है, तो वो क्या कहलाता है, उसका आइगन फलन कहलाता है, आइगन फंक्शन कहलाता है। तो अपन सेम स्टेट में, इसमें वही है, सेम टू सेम प्रोसेस वही है, पूरे क्वांटम का यूज लिया गया थोड़ा बहुत। तो इसमें होगा कि आपके पास कि जो भी आपके पास आइगन फलन होगा, क्या होगा आपके पास, आइगन फलन। तो यदि मैं आइगन फलन की बात करूं तो आइगन फलन कैसा होगा, जो ये कह रहा है कि ब्लॉक प्रमेय के अनुसार आइगन फलन कैसा होता है, वो कह रहा है इस टाइप में होता है। कैसा होता है आपका ये जो इसका स्टेटमेंट है ψr+t, यानी मैं मान सकता हूं कि यहाँ पे जब कोई एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु होता है वो क्या होता है, क्रिस्टल विभव यानी आवृत्ति विभव को संतुष्ट करता है। तो आवृत्ति विभव को संतुष्ट करने के बाद उसका जो तरंग फलन आता है वो कैसा आता है, तो वो तरंग फलन आता है ψr+t। यहाँ पे t क्या है, स्थानांतरण सदिश आप जानते हो, जिसमें t = n1a b q b और c लिखा था अपन ने, कल वैल्यू भी लिखी थी। तो ये क्या आपका स्थानांतरण सदिश, ये इसका क्या कहलाएगा, एक समतल तरंग फलन। या फिर आप इसको इस तरीके से देख लो, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ψr =UKR, क्या लिखा हुआ है, ψr =UKR। अब ये यहाँ पे बात करते हैं अपन, ऐसी कोई भी इक्वेशन आती है, यानी ये यही कह रहा है कि आपके पास कोई भी ठोस के लिए या क्रिस्टल के लिए या कोई भी अपन क्या करते हैं, किसी की पोटेंशियल की बात करते हैं या किसी के आइगन फलन की बात करते हैं। मान लो कि ये क्या बात कर रहा है कि कोई भी क्रिस्टल में कोई परमाणु होगा, उस परमाणु के किसकी बात कर रहा है, स्टेट की बात कर रहा है, यानी कोई फंक्शन आइगन फलन की बात कर रहा है। उस आइगन फलन के व्यवहार को समझने के लिए ही इसने क्या दी थी, थ्योरम दी थी। क्या दी थी, ये वाली थ्योरम दी थी। तो इसने जो व्यवहार समझाया वो यही समझाया और इसका प्रूफ भी बताया। इसने कुछ क्वांटम को यूज लेते हुए, कुछ कॉन्स्टेंट को मानते हुए, तो प्रूफ भी अपन करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। देखो तो इसमें समझो एक बार, सबसे पहले ये कहता है कि इसका स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट कहता है कि जो किसी भी परमाणु में, एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए यदि मैं आइगन फलन की बात करता हूं तो उसके स्टेटमेंट ब्लॉक क्या कहता है कि इसका जो स्टेटमेंट होगा या इसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, ψr होगा। ψr किसके इक्वल होगा, एक तो होगा उसके समतल तरंग फलन। अब ये वाला क्या है आपके पास, UKR, समतल तरंग फलन। अब आप जानते हो कि कोई भी वेव यदि प्रोपिगेट करती है तो उसमें k क्या आता है, संचरण नियतांक आता है, जिसे बोलते हैं संचरण की दिशा। तो यहाँ पे k क्या है, संचरण की दिशा। तो सेम वही कंसेप्ट है, एक वेव टाइप का कंसेप्ट है। तो ψr किसके इक्वल होगा, UKR और e⁻kr। अब ये e⁻kr क्या है, ये ब्रेवे जालक का क्या है, फंक्शन है। क्या है, ब्रेवे जालक का फंक्शन है। तो अभी मैं इसका स्टेटमेंट लिखाऊंगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास ब्लॉक प्रमेय। तो ब्लॉक प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है कि जो इसका आइगन फलन होगा वो क्या होगा, आइगन फलन, उसके जो समतल तरंग फलन होगा, यानी ये UKR क्या है यहाँ पे, समतल तरंग फलन, और k क्या है यहाँ पे, संचरण की दिशा। अब आप जानते हो कि जब मैं ब्लॉक प्रमेय की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं कौन सा कंसेप्ट काम में ले रहा हूँ, इसमें ले रहा हूँ जो पोटेंशियल होगा वो कौन सा होगा, पीरियोडिक होगा, यानी आवृत्ति विभव होगा। तो आवृत्ति विभव होगा तो उसकी वजह से मैं कौन सा कंसेप्ट काम में ले रहा हूँ कि आवृत्ति विभव को संतुष्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो देखो एक बार इस डेरिवेशन को समझ लो, फिर मैं आपको लिखाऊंगा।
तो ये क्या हो जाएगा, यदि आप विभव क्या हो, आवृत्ति हो, आप जानते हो मैंने कल बताया था कि जो आवृत्ति विभव होता है V प्लस RT वो किसके इक्वल होता है, VR के। तो ये इक्वेशन मैंने कहाँ से लिखी, जब कोई विभव क्या माना मैंने, विभव को क्या माना, पीरियोडिक माना, यानी पोटेंशियल माना, यानी पीरियोडिक पोटेंशियल मानने पर ये वाला फंक्शन आया VR प्लस T इज इक्वल टू VR। अब नेक्स्ट करता हूँ, अब देखो ये जब V इज इक्वल टू ये क्या है R प्लस टी, यानी जहाँ पर R था वहाँ पर मैं R प्लस टी कर सकता हूँ। तो क्या मैं ये समतल तरंग फलन लूंगा, यदि उसका पोटेंशियल क्या है VR प्लस टी इज इक्वल टू VR है, क्या मैं उसका समतल तरंग फलन लूंगा, वो भी U के R प्लस टी UR होगा, यानी इसको भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ जो समतल तरंग फलन है उसको भी। तो ये मैंने लिख दिया U के R प्लस टी इज इक्वल टू U के R। फिर क्या करता हूं मैं, फिर देखो आपके पास जो साई आर है, अब आप जानते हो कि ये साई आर मैंने यहाँ से लिखा है, ये वाला जो स्टेटमेंट था, तो साई आर जानते हो क्या होता है, यू के आर क्या है, समतल तरंग फलन, ई की पावर आयोटा के आर क्या है, उसका ब्रेविज आलेख का फलन है। अब ये क्या हो जाएगा, यदि मैं इसको क्या करूँ, ब्रेविज मतलब ये पोटेंशियल को क्या माना है मैंने, पीरियोडिक माना है, यानी मैं जानता हूँ कि यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जो साई है उसको R प्लस टी की फॉर्म में लिखूंगा। जब ये R प्लस टी की फॉर्म में होगा तो ये R भी R प्लस टी की फॉर्म में होगा। ये जब R प्लस टी की फॉर्म में होगा तो ये जो R है, ये जो e की पावर आयोटा के R में लिखा हुआ ये भी R प्लस टी होगा। तो देखो यहाँ पे क्या किया, साई R प्लस टी कर दिया, U के ऐसे का ऐसे, R की जगह R प्लस टी और e की पावर आयोटा और R की जगह R प्लस टी। तो यहाँ क्या हुआ आपके पास, डिफरेंस हुआ है। यानी क्या किया मैंने, जो अपने पहले क्या था नॉर्मल फंक्शन लिखा था उसको ही मैं क्या कर रहा हूँ, अब वो मैं बोल रहा हूँ कि जो इसका पोटेंशियल होगा वो पीरियोडिक होगा, यानी आवृत्ति विभव होगा। तो आवृत्ति विभव का पोटेंशियल होने के लिए मैंने ये वाली कंडीशन लगाई है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साई आर प्लस टी हो गया, यू के आर प्लस टी, ई की पावर आयोटा के आर प्लस टी। अब आप जानते हो कि जो यू के आर प्लस टी होता है वो यहाँ से क्या होता है, समीकरण नंबर 2 से यदि मैं बात करूँ तो क्या होता है, यू के आर प्लस टी किसके इक्वल होता है, यू के आर के इक्वल, यू के आर के इक्वल होता है, यहाँ से लिख रखा है मैंने समीकरण 2 में। तो यही समीकरण 2 में यदि यूज में लेता हूँ तो यू के आर प्लस टी है, इसकी जगह मैं क्या ले रहा हूँ, यू के आर लिख सकता हूँ। तो ये मैंने क्या लिख दिया, यू के आर। अब ये टर्म मैंने दोनों अलग अलग कर दी, ई की पावर आयोटा के आर, ई की पावर आयोटा के टी, और ये हो जाएगा आपके पास साई आर प्लस का टी। अब देखो ये क्या हो जाएगा, साई आर प्लस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इस फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो जो ये वाला फंक्शन है आपका, कौन सा फंक्शन, यू के आर ई की पावर आयोटा के आर, जो ये वाला फंक्शन है। अब ये वाला फंक्शन किसके इक्वल था, देखो साई आर के इक्वल था। जो ये वाला फंक्शन था वो किसके इक्वल था, साई आर के इक्वल। चाहे यहाँ भी मैंने लिख रखा है, यहाँ भी लिख रखा है। तो ये वाला जो फंक्शन था किसके इक्वल है, साई आर के इक्वल। तो साई आर प्लस टी क्या हो जाएगा आपका, साई आर आ जाएगा। इसकी जगह कहाँ से आ जाएगा साई आर, इस वाली इक्वेशन से, या फिर आप इस इक्वेशन से लिखना चाहो तो इस इक्वेशन से। तो ये क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, साई आर। और ये ई की पावर आयोटा के टी क्या है आपके पास, ऐसे का ऐसे। फिर मैं क्या करूंगा, जब ये वाला साई आर आ गया तो ये साई आर ऐसे का ऐसे रख दिया, ये सेम टू सेम रख दिया। अब जो आपका स्टेटमेंट आया वो क्या आया कि जो इसका आइगन फलन होगा वो कैसा होगा, आवृत्ति विभव पर डिपेंड होगा। यानी यदि साई आर प्लस टी है तो उसका यदि मैं फंक्शन की बात करूँ तो वो क्या होगा, साई आर उसका फंक्शन हो जाएगा और ई की पावर आयोटा के टी उसका ब्रेविज आलेख का फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या किया मैं, साई का क्या निकल, साई का मतलब क्या है यहाँ पे तरंग फलन। और तरंग फलन क्या बताता है, मैं किसी भी स्टेट की कंप्लीट रूप से व्याख्या करता है वो क्या होता है आपका तरंग फलन होता है। तो यही आपका क्या रहेगा, इसका ये वाला तो केवल क्या है आपके स्टेटमेंट की बात है, जो इतना ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला क्या है केवल स्टेटमेंट की बात की हुई है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते, तो आगे आता है इसका प्रूफ। तो एक बार प्रूफ जो लिखा हुआ उसको भी समझ लो, फिर अपन एक साथ लिख लेंगे इसको। देखो सत्यापन में क्या करना है, सत्यापन में सबसे पहले आप जानते हो कि ये इसमें कंसेप्ट जो काम में ले रहे हैं वो कौन सा काम में ले रहे हैं, पीरियोडिक पोटेंशियल आवृत्ति विभव। ठीक है, तो आप श्रोडिंगर समीकरण जानते हो। यदि मैं श्रोडिंगर समीकरण की बात करूं किसमें, 1D में, किसमें 1D में। तो यदि श्रोडिंगर समीकरण 1D यानी ये आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है d2 साई अपॉन में dx स्क्वायर 2m/h² e माइनस का v x साई इज इक्वल टू 0। तो ये आपके ने क्वांटम में बहुत जगह यूज लिया तो अब आपको याद होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाले कौन से दो कोटि के अवकल समीकरण है, यानी इसके हल भी कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। जैसे ही आपके पास आपको ध्यान होता था, आपने कोई इक्वेशन ली जैसे डी स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और एक्स लेते थे, इस टाइप की कोई इक्वेशन लेते तो उसके सॉल्यूशन कितने आते थे, जब 2 ऑर्डर की मतलब दो सॉल्यूशन आते थे। तो क्या मैं इसके 2 सॉल्यूशन मान सकता हूँ क्या, तो क्या किए मैंने, इसके 2 सॉल्यूशन मान लिए। ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन थी इसलिए इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, 2 होंगे। कौन कौन से, एक तो माना साई 1x और दूसरा क्या माना मैंने, साई 2x। अब देखो जैसे आपने ऐसे कोई इक्वेशन लिखते हैं d2
डी टू साई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो आप उसका सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, ज़्यादातर लिखते हैं साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। क्वांटम में बहुत सारे निकाले आपने, तो देखो इस टाइप से यदि आप सॉल्यूशन लिखते थे ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, तो ए और बी वहाँ पे क्या आते थे, कांस्टेंट आते थे। यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करोगे तो उसके साथ कांस्टेंट तो आएगा। तो अपन ने क्या किया, इसके दो सॉल्यूशन माने, वो तो क्या माने, साई 1x और साई 2x। बट इसमें क्या है आपके पास, जब इसके सॉल्यूशन लिखोगे, यानी इसका मैंने क्या लिखा यहाँ पे हल लिखा, तो हल लिखोगे तो वहां पे ए और बी इसके साथ क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट के रूप में आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साई इज इक्वल टू ए साई 1x प्लस बी साई 2x, ये हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं, माना जालक नियतांक ए है। अब जालक नियतांक के जालक नियतांक आप अच्छे से जानते हो कि जालक नियतांक क्या होता है, ठीक है। जालक नियतांक जैसे अपन बोलते हैं लेटिस बिंदु, ठीक है, वही क्या होता है आपका ए। तो ए बी सी वो सब क्या थे आपके जो फर्स्ट यूनिट में काम में लिए, वो क्या जालक नियतांक ही तो थे। अब यहाँ पे देखते हैं, माना जालक नियतांक ए है तो आवृत्ति विभव होने पर, अब आप जानते हो कि ये कंसेप्ट तो कौन सा काम में ले रहा है, आवृत्ति विभव पीरियोडिक पोटेंशियल। तो इसको मैं, ये किसकी बात कर रहा है, केवल 1D की बात कर रहा है। तो 1D में मैं r को न लेते हुए क्या मान रहा हूँ, यहाँ पे x मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ, r की जगह में क्या मान रहा हूँ, x, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, 1D की बात कर रहा है। तो Vx इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, Vx प्लस an। अब देखो यहाँ पे Vr प्लस t किसके इक्वल था, Vr के इक्वल। बट यहाँ पे क्या ले रहे हैं अपन, 1D की बात कर रहे हैं, तो Vr की जगह क्या आ जाएगा, Vx, और यहाँ पे क्या था, x प्लस, अब यहाँ पे r प्लस टी था, क्या था, r प्लस टी। तो r की जगह तो मैंने क्या ले लिया, x ले लिया, 1D है इसलिए। अब ये t था, तो t आप जानते हो क्या होता है, t यदि आप स्थानांतरण सदिश होता है, आपको ध्यान होगा, तो n1a प्लस qb प्लस lc, इस टाइप से लिखा था, npq इस टाइप से लिखा था। तो देखो जब 1D की बात करें तो 1D की बात करें तो केवल क्या आएगा, t इज इक्वल टू n, ये दोनों टर्म नहीं आएगी। तो इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, जो t था, जो ये वाला t था, t की जगह मैंने क्या लिख लिया, n a या an, और a क्या है यहाँ पे जालक नियतांक है। तो ये वाली चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखा मैंने, लिखा इसी बेस पे है। अब ये 1D था तो r की जगह x लिख दिया, और t इज इक्वल टू क्या होता है, n a प्लस q b ऐसे होता है। तो 1D के लिए जो स्थानांतरण सदिश की फर्स्ट टर्म आती है वो काम में लोगे, तो वो क्या जाएगा, vx प्लस an, ठीक है। अब यहाँ पे आप जानते हो n क्या है, आप पूर्णांक क्या आपको पता है, और साई 1x व साई 2x आवृत्ति विभव को संतुष्ट करता है। अब क्या माना अपन ने, यहाँ पे देखो जो पोटेंशियल माना वो कैसा माना, आवर्ती विभव मान लिया। जब इस अपन ने पोटेंशियल आवर्ती विभव माना और इसके सॉल्यूशन माने इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो कैसे माने, a साई 1x प्लस b साई 2x। तो क्या ये वाला जब संतुष्ट कर रहा है, यानी जब अपन ने माना कि ये इसका क्या है, आवृत्ति पीरियोडिक पोटेंशियल है, जब ये इसको संतुष्ट करेगा, मतलब इसके हल को भी क्या करना चाहिए, पीरियोडिक पोटेंशियल की टर्म संतुष्ट करनी चाहिए, जब तो पॉसिबल होगा। जब आपके पास पोटेंशियल है, पोटेंशियल को क्या कर रहा है, वो आवर्ती विभव मान लेते हैं, तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा, यानी समीकरण का हल होगा, वो उसको भी संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ साई 1x व साई 2x आवर्ती विभव को संतुष्ट करता है, ये आपको पता है, क्या है पता है, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन आया है वो दोनों सॉल्यूशन आप किस फॉर्म में ले रहे हो, आवर्ती विभव के रूप में। अतः साई 1x प्लस na और साई 2x प्लस na को भी संतुष्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। जब इसका पीरियोडिक पोटेंशियल माने तो इसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे वो भी संतुष्ट करने वाली टर्म में लिखेंगे। तो देखो ये मैंने लिख दिया साई 1x प्लस na, यानी क्या लिख दिया, जो साई 1 था, साई 1 की जगह क्या लिख दिया। अब मैं देखो ये वाली टर्म की जगह वैल्यू लिख रहा हूँ, साई x था, अब साई x की जगह मैं क्या मान रहा हूँ, पीरियोडिक पोटेंशियल के रूप में मान रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, vx प्लस ana होना चाहिए, यानी x प्लस ana होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, साई 1 x प्लस na। अब यहाँ पे भी क्या किया, अपन इसको दो टर्म में डिवाइड करें, यहाँ पे जो साई 1 x प्लस na होगा, तो ये अल्फा 1 और अल्फा 2 एक तरह से क्या है आपके कांस्टेंट है, और ये साई 1 और साई 2x को संतुष्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, साई 1x और साई 2x। सेम वही, ये मैंने एक के लिए लिखा है। अब इस समीकरण के लिए क्या कौन से दो हल आएंगे, एक तो साई 1x प्लस na, दूसरा साई 2x प्लस na। तो साई 2x प्लस na आएगा तो क्या आ जाएगा, बीटा साई 1x बीटा साई 2x, ठीक है। समीकरण नंबर क्या आ गए आपके पास, 3 और 4। अब मैं क्या कहता हूँ, दोनों का अध्यारोपण सिद्धांत काम में लेता हूँ, और अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है कि जितने भी फंक्शन है उनको क्या कर दो, आप ऐड कर दो। तो मैंने क्या किया, 3 और 4 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो साई x प्लस na। अब ये देखो जब मैंने दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या आएगा आपके पास, टोटल मिला के टोटल क्या हो जाएगा, साई x प्लस na, और इधर इन दोनों को ऐड करूंगा तो साई 1x प्लस na और साई 2x प्लस na। इसको मैंने नंबर दे दिया 5। अब आपको पता है कि ये सब वैल्यू है, यानी इसकी जगह मैं क्या करूंगा, ये जो साई x प्लस na है, ये वाली टर्म मैंने ऐड कर दी, और अपन जानते हैं कि ये वाली टर्म इसके बराबर होगी जब दोनों को ऐड करेंगे। अब इसमें जब ऐड करें तो अपने पास ये वाली भी टर्म ऐड होगी, समीकरण 3 और 4 भी तो ऐड होगी। तो अपन ने क्या किया, जो इसके मान थे वो समीकरण कहाँ रख दिए, 5 में रख दिए।
कहाँ रख दिए, 5 में रख दिए। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि जो साई एक्स प्लस एन ए होगा वो किसके इक्वल होगा, देखो साई एक्स प्लस जो एन ए होगा वो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे जो टर्म लिखी है। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट अपन ने ए और बी माना था, मान लो एक बार के लिए ये ए कांस्टेंट ऐसे का ऐसे लिख दिया, ये बी कांस्टेंट ऐसे का ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि यहाँ पे आपको वैल्यू किसकी रखनी है, साई एक्स प्लस एन ए। तो आप कहोगे कि सर यहाँ तो साई 1 एक्स है ना, आप उस वैल्यू वो क्यों रोक रहे हो। बट अपन क्या मान रहे हैं, ये अपन ने सिंपल थ्योरम में सिंपल सॉल्यूशन में लिया था, बट अपन ने अब क्या किया, पोटेंशियल चेंज कर दिया, पोटेंशियल पीरियोडिक ले लिया, तो आपका साई भी चेंज हो रहा है, तो साई चेंज होगा तो उसकी भी वैल्यू आएगी। तो देखो आपके पास मैंने ये कांस्टेंट जो ए और बी थे वो तो पहले लगा दिए रेड पेन से जो लिखा है वो, ठीक है। और जो साई 1 एक्स का था, साई 1 एक्स ये इसके इक्वल आया पीरियोडिक पोटेंशियल लेने के बाद, और साई 2 किसके इक्वल आया, इस वाले के इक्वल आया, यानी समीकरण 3 और 4 के इक्वल आया पीरियोडिक पोटेंशियल लेने के बाद। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ये टर्म तो ऐसे के लिए ऐसे लिख दी, ए कांस्टेंट आ गया, और जो ये वाली टर्म थी अल्फा 1 साई 1 एक्स प्लस अल्फा 2 साई 2 एक्स, तो ये मैंने क्या कर दिया, ऐसे की ऐसे लिख दी। या क्या था, बीटा 1 साई 1 एक्स बीटा 2 साई 2 एक्स, तो ये भी क्या किया मैंने, ऐसे की ऐसे सेम टू सेम लिख दी। अब ये क्या हो जाएगा, देखो जब मैं इसको ए को मल्टीप्लाई करूंगा बी को मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका साई 1 एक्स और इसका साई 1 एक्स क्या दोनों एक जैसे है, तो ये क्या आ जाएगा, ए अल्फा 1 आ गया। फिर यहाँ पे क्या आएगा, बी बीटा 1 आ गया, और साई 1 एक्स दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ये क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया। प्लस का ए अल्फा 2 है, तो ये क्या है आपका, ए अल्फा 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ए अल्फा 2 यहाँ पे साई 2 एक्स यहाँ से कॉमन आएगा, साई 2 एक्स यहाँ से कॉमन आएगा, तो ये क्या बनेगा, ए अल्फा 2 इज इक्वल बी प्लस बीटा बी 2 और साई 2 एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल मानता हूँ, ये जो टर्म आई है ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1, इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लेता हूँ। तो ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 किसके इक्वल होगी, लैम्डा ए के, और ए अल्फा 2 बी बीटा 2 किसके इक्वल होगा, लैम्डा बी के। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, अब जब मैं ये वाली दोनों वैल्यू रखता हूँ, ये वाली और ये वाली वैल्यू समीकरण नंबर 6 में रखता हूँ, तो क्या आएगा, साई एक्स प्लस एन ए ऐसे का ऐसे आ गया, ठीक है। ए अल्फा 1 ये किसके इक्वल आया, ये लैम्डा ए के इक्वल है, तो यहाँ मैंने क्या रख दिया, लैम्डा ए। साई 1 एक्स ऐसे का ऐसे प्लस, अब ये वाला टर्म किसके इक्वल है, लैम्डा बी के, तो ये मैंने क्या कर दिया, लैम्डा बी, और ये हो जाएगा साई 2 एक्स। अब ये क्या साई एक्स प्लस एन ए है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, लैम्डा कॉमन ले सकता हूँ, तो ये क्या आएगा, ए साई 1 एक्स प्लस बी साई 2 एक्स। और ये वाली आप जानते हो कि जो ए साई 1 एक्स प्लस बी साई 2 एक्स समीकरण 2 से किसके इक्वल होता है, साई के बराबर, यानी जब 1D की बात करेंगे तो क्या है, साई एक्स। तो यहाँ भी आप यदि लिखना हो तो क्या लिख लेना, साई एक्स लिख लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसके इक्वल, तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, साई एक्स प्लस एन इज इक्वल टू लैम्डा साई एक्स। अब देखो अपन को जो ये वाली जो टर्म मानी इसको अभी सॉल्यूशन निकालना है अपन को, तो ये मैंने क्या किया, लैम्डा ए इधर लाऊंगा, लैम्डा बी इधर लाऊंगा, तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ सकता है इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से ए, ये वाली टर्म से और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म से बी। तो मैंने क्या किया, दोनों टर्म को इधर ले आया, तो देखो ए अल्फा 1 लैम्डा ए इधर आ गया, तो माइनस का प्लस बीटा बी 1 क्या ऐसे का ऐसे, ऐसे ही ए अल्फा 2 माइनस का क्या हो जाएगा, लैम्डा बी 2, ये क्या हो जाएगा, माइनस का लैम्डा बी, और ये क्या हो जाएगा, बीटा बी 2। अब दोनों में से कॉमन आएगा, इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लिया, तो अल्फा 1 माइनस लैम्डा प्लस बी बीटा 1, और दोनों में से नीचे वाली जो टर्म है वो क्या आपके पास यहाँ से बी कॉमन आ रहा था, तो बी कॉमन ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, यदि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ इन दोनों इक्वेशन को, तो दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे ही लिखोगे, अल्फा 1 माइनस लैम्डा बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2, और ये क्या आ जाएगा आपका ए बी। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, जो ए बी माना था वो तो क्या माना था अपन ने, कोई भी कॉन्स्टेंट माना था, और कॉन्स्टेंट भी कौन से थे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो कॉन्स्टेंट आते हैं यहाँ पे ए और बी, वो कॉन्स्टेंट थे। तो इनका वैल्यू तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, आप जानते हो। जब इनका वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब वैल्यू किसकी जीरो होगी, इस वाले मैट्रिक्स की जीरो होगी। तो ये मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स की वैल्यू जीरो कर दी, ठीक है। तो इतना लिखिए, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं। और पहले मैं जो लिखाना चाहता हूँ, कुछ थ्योरी की लाइन लिख दीजिए, उसका स्टेटमेंट लिखिए, फिर अपन ये डेरिवेशन लिखना पूरा। चलो लिखिए, इसमें टॉपिक लगाइए ब्लॉक प्रमेय, और उसमें लिखिए कि एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के आइगन फलन के, एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के आइगन फलन के, एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के आइगन फलन के व्यवहार को समझाने के लिए, एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के आइगन फलन के व्यवहार को समझाने के लिए ब्लॉक ने ब्लॉक प्रमेय का निर्धारण किया। एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के आइगन फलन को समझाने के लिए या व्यवहार को समझाने के लिए ब्लॉक ने 1928 में ब्लॉक प्रमेय का निर्धारण किया, या ब्लॉक प्रमेय दी, कैसे भी लिख सकते हो। एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु का जालक, एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु का जालक
एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु का जालक सदिश कैपिटल टी वेक्टर के लिए, सदिश कैपिटल टी वेक्टर के लिए, सदिश कैपिटल टी वेक्टर के लिए आवृत्ति विभव फलन, आवृत्ति विभव फलन, आवृत्ति विभव फलन वी आर प्लस टी वेक्टर, दोनों के ऊपर वेक्टर लगाना, वी ब्रैकेट में आर प्लस टी वेक्टर इज इक्वल टू वी आर को संतुष्ट करें। वही पीरियोडिक पोटेंशियल की टर्म लिखी है, वी आर प्लस टी होता है, वो किसके इक्वल होता है, वी आर के इक्वल होता है। आवृत्ति विभव को संतुष्ट करें तो उसके आइगन फलन को, तो उसके आइगन फलन को, तो उसके आइगन फलन को एक समतल तरंग, तो उसके आइगन फलन को एक समतल तरंग, तो उसके आइगन फलन को एक समतल तरंग और ब्रेवे जालक के, और ब्रेवे जालक के, और ब्रेवे जालक के आवृत्ति फलन के, और ब्रेवे जालक के आवृत्ति फलन के गुणक के रूप में लिखा जा सकता है, गुणक के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहां तक लिख लो, ये जो समीकरण नंबर 1 लिखी हुई है यहां तक लिखो, यहां तक समीकरण 1 तक लिखो, फिर मैं एक लाइन लिखवाता हूं, फिर दूसरा लिखना आगे। लिख लिया, आगे लिखो एक के बाद। यहाँ पर समतल तरंग फलन, यहाँ पर समतल तरंग फलन, यहाँ पर समतल तरंग फलन आवृत्ति विभव का पालन करता है, यहाँ पर समतल तरंग फलन आवृत्ति विभव का पालन करता है, यहाँ पर समतल तरंग फलन आवृत्ति विभव का पालन करता है। आवृत्ति विभव का पालन यानी यही मैंने यहाँ पे देखो जो समतल तरंग फलन लिखा है वो किस टर्म में लिखा है, यहाँ पे आवृत्ति विभव के रूप में लिखा है, इसी की मैंने लाइन लिखवाई है। अब आप लिख दो एंड तक, यहाँ तक लिख दो। ये केवल क्या निकाला है अपन ने, केवल स्टेटमेंट निकाला है कि स्टेटमेंट इसका क्या कहता है, फिर प्रूफ है, ठीक है। और देखो जो एग्जाम में आप डेरिवेशन करते हो उसमें कुछ कुछ थोड़ी बीच में थ्योरी लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि आप तो डेरिवेशन को समझते हो, पर आपको क्या करना है, एग्जाम का मकसद क्या होता है, आपका मूल्यांकन होता है, और उसमें आपको जो सामने वाला कॉपी चेक करने वाला उसको भी डेरिवेशन समझाना होता है। तो उसमें देखो वैसे पास जाकर बोलकर नहीं समझा सकते, बट आप कॉपी में इस तरीके से लिखो कि उसे अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। यदि उससे अच्छे से समझ में आ गया तो आपके नंबर कोई नहीं काटेगा। और बहुत जने क्या करते हैं, केवल डेरिवेशन लिख आते हैं, वो अब वो चाहे रटा हुआ हो या समझा हुआ हो वो पता नहीं, अब वो क्या करते हैं, खाली डेरिवेशन लिख आते हैं, बीच में थ्योरी की लाइन कुछ भी नहीं लिखते। अब जैसे ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये क्या है, तो यदि वो ऐसी चीज़ें नहीं लिखते फिर वो नंबर कटते ही कटते हैं, कि वो आगे वाला समझता है कि इसने तो जो डेरिवेशन रटा हुआ था वो ऐसे का ऐसे छाप दिया, तो उसमें नंबर 100% कटेंगे आपके। तो डेरिवेशन ऐसा लिखो कि सामने वाले को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो, हर चीज़ वेरीफाई करते हुए, हर चीज को क्लियर करते हुए लिखो। लिख दो यहां तक। फिर चलो आगे, लिख दिया। फिर लिखो यहाँ ई की पावर आयोटा के टी,
यहाँ e की पावर आयोटा kt को कला गुणांक कहते हैं। यहाँ e की पावर आयोटा kt को कला गुणांक कहते हैं। यहाँ e की पावर आयोटा kt को कला गुणांक कहते हैं। जो ये वाला लिख रहे हैं e की पावर आयोटा kt को कला गुणांक कहते हैं, जिसे ब्लॉच फलन से गुणा करने पर t स्थानांतरण सदिश के लिए अन्य कण का ब्लॉच फलन प्राप्त होता है। अब लिखो इसका सत्यापन और प्रूफ। उसमें भी आपको 2-3 लाइन लिखनी है, तो लिखो ब्लॉक के द्वारा एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के आइगन फलन के व्यवहार को समझाने के लिए ब्लॉक के द्वारा एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के आइगन फलन के व्यवहार को समझाने के लिए ब्लॉक फलन का उपयोग किया गया। तथा ब्लॉक फलन का मान श्रोडिंगर समीकरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अतः एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण से अब मैं आपको 2-3 मिनट देता हूं और आपको 2 मिनट में ये वाला और ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो मैंने समझाया है आपको एक टर्म समझ में आ चुकी है, तो आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, 2 मिनट देता हूँ आपको, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ये प्रूफ देख लो एक बार। प्रूफ मैंने कहाँ से लिखा हुआ, ऊपर से लिखा हुआ ये। जो फिजिक्स पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस भी जरूर करते रहना डेरिवेशन की। वैसे तो मैं एक एक टर्म को यहाँ पे आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ कि कौन सी टर्म कहाँ से आ रही है, डेरिवेशन में भी आए चाहे फिजिकल में आए।
वैसे शायद ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगा होगा कि बोर्ड पर पहले डेरिवेशन कर दो, फिर उसको आराम से एक एक टर्म लेके समझा दो, फिर आप अच्छे से उसको नोट भी कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है, फिर मैं डेरिवेशन करता हूँ, अब जैसे मैं डेरिवेशन कोई करने लग गया, इस तरीके से मैं लिखता हूँ तो फिर आधा तो शायद आपको दिखता भी नहीं है, कुछ टर्म आपको दिखती भी नहीं है कि सर क्या कर रहे हो। तो इस वजह से मैंने ये तरीका अपनाया है कि डेरिवेशन बोर्ड पे लिख दिया, आपको अच्छे से एक एक टर्म मैंने समझा दी कि कौन सी टर्म कहाँ से आ रही है, कैसे उसका सॉल्यूशन हो रहा है। उसके बाद आप भी आराम से लिख सकते हो, आराम से इसको देख सकते हो, क्लियर कर सकते हो। बाकी मैं जब साथ साथ करता हूँ तो आपका भी ध्यान कहीं ना कहीं और रहता है, यानी मैं लिखता हूँ जैसे ऐसे लिखता हूँ तो ये इधर वाला नहीं लिखता, यहाँ पे लिखता हूँ तो इधर वाला नहीं लिखता, इस टाइप से हो जाता है फिर कई बार। तो ऐसे बहुत जनों की मेरे पास कुछ मैसेज आए थे स्टूडेंटों के, तो उसकी वजह से मैंने ये तरीका यूज़ लिया। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो आपके वीडियो की जो क्लास है, क्लास की साइज भी छोटी हो जाएगी, वीडियो भी ज़्यादा लेंथी नहीं जाएगा, जो टॉपिक लेंथी है उसमें ही लेंथी जाएगा, और इसमें समझने में आसानी रहेगी, आपको हर एक टॉपिक समझ में, हर एक टर्म समझ में आएगी। लिख दिया होगा अब तक तो आपने, चलते हैं आगे फिर। तो देखो फ्रेंड्स, अब अपन जो किया था उससे आगे की बात करते हैं। तो आगे में क्या था आपके पास, देखो आगे की बात करते तो आपके पास जो मैट्रिक्स आई थी, तो मैट्रिक्स क्या आई थी आपके पास, उस मैट्रिक्स को मैं यदि सॉल्व करके लिखूँ, यानी क्या करूँ, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करूँ, इस टाइप की कोई मैट्रिक्स थी, उसका इस टाइप का मल्टीप्लाई करूँ, तो अल्फा 1 माइनस लेमडा था, तो ये अल्फा 1 माइनस लेमडा लिख दिया। यहाँ बीटा 2 माइनस लेमडा था, तो बीटा 2 माइनस लेमडा, और यहाँ पे क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा 2 बीटा 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या था, अल्फा 2 था, और यहाँ पे क्या था आपका बीटा 1 था, तो उस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी, दोनों का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स को लिखेंगे तो। ठीक है, अब जब इसको मैं सॉल्व करके लिखता हूँ, क्या किया, जब ये वाली दोनों टर्म आई आपके पास, अल्फा 1 माइनस लेमडा बीटा 2 माइनस लेमडा, कौन सी टर्म है, अल्फा 1 माइनस लेमडा बीटा 2 माइनस लेमडा माइनस अल्फा 2 बीटा 1। अब इसको मैं क्या करता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, अल्फा 1 बीटा 2, इसका इससे मल्टीप्लाई, अल्फा 1 लेमडा आ गया माइनस का, माइनस लेमडा बीटा 2 माइनस लेमडा बीटा 2, और माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर, और ये टर्म ऐसे की ऐसे। फिर मैं क्या करता हूँ, लेमडा स्क्वायर को पहले लिख दिया, तो लेमडा स्क्वायर पहले आ गया। अब इन दो टर्म से मैं क्या कॉमन निकालता हूँ, माइनस लेमडा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस बीटा, माइनस को बाहर निकाला तो अंदर वाली दोनों टर्म क्या हो जाएगी, प्लस, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक तो ये टर्म बची अल्फा 1 बीटा 2, तो अल्फा 1 बीटा 2 माइनस का ये बचा अल्फा 2 बीटा 1, तो अल्फा 2 बीटा 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या माना था, समीकरण के दो सॉल्यूशन माने थे, एक तो माना था साई इक्वल टू साई 1x, दूसरा क्या माना था साई 2x। तो श्रोडिंगर समीकरण लिखता हूं मैं दोनों के लिए अलग अलग, तो ये क्या आएगी, साई डबल डैश का मतलब वही डी टू साई अपॉन में dx स्क्वायर, यानी दो बार अवकलन करे तो वही क्या होता है डबल डैश, तो ये वही फर्स्ट टर्म प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी एक्स, ऐसे का ऐसे किसके लिए लिख रहे हैं, ये फर्स्ट के लिए लिख रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका साई 1x। यहाँ भी क्या था आपका फर्स्ट के लिए, तो साई 1x। ऐसे ही मैं दूसरी के लिए लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, सेम टू सेम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी है साई 2 के लिए, तो साई 2 डबल डैश एक्स प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साई 2। अब मैं क्या करता हूँ, यदि दोनों इक्वेशन को मुझे एक समान बनाना है तो क्या करूंगा, समीकरण 7 को तो मल्टीप्लाई करूंगा साई 2x से, तो देखो समीकरण 7 को मल्टीप्लाई किया साई 2x से, और 8 को मल्टीप्लाई किया साई 1x से। जब ये वाला मल्टीप्लाई किया तो दोनों इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो साई 1 डबल डैश ऐसे क्या ऐसे मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, साई 2x, तो साई 2x प्लस का 2m बाई एच कट स्क्वायर, ये टर्म तो ऐसे की ऐसे, साई 1 पहले से था, मल्टीप्लाई किसका हुआ था साई 2x, तो ये क्या लिखा मैंने साई 2x। ऐसे ही साई 2 डबल डैश एक्स था, साई 1x था। ठीक है, अब इसमें क्या किया 2m बाई एच कट स्क्वायर ए माइनस वी एक्स, ऐसे का ऐसे, यानी देखो साई 2 डबल डैश पहले से ही था, मल्टीप्लाई किसका हुआ साई 1x का, तो साई 1x का मल्टीप्लाई। यहाँ क्या था आपके पास साई 2 था, तो साई 2 पहले से ही था, मल्टीप्लाई किसके कर रहे हैं अपन साई 1x से, तो ये क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे जब मैं इन दोनों टर्म को माइनस करता हूँ 9 और माइनस 10 करूँ, तो ये वाली टर्म, एक तो ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म कैसी है आपके पास, दोनों सेम टर्म है,
कौन कौन सी टर्म, एक तो ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। जब ये दोनों टर्म सेम है, माइनस करने पर क्या होगा, ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, तो दोनों टर्म एक दूसरे से क्या करेगी, कैंसिल आउट करेगी। तो जब देखो मैंने 9 माइनस 10 किया, क्या किया है, 9 माइनस 10, समीकरण 9 माइनस 10 करेंगे तो क्या आएगा, साई 1 डबल डैश एक्स, ये ऐसे का ऐसे, ये सेम टू सेम साई 2 एक्स ऐसे का ऐसे आ गया, बीच का माइनस आ गया और साई 2 डबल डैश और साई 1 डबल डैश, और ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब जब मैं इसको करता हूँ d2 साई 1 एक्स अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, तो इसको d की फॉर्म में लिख दिया, ये जो था इसको d की फॉर्म में लिख दिया, तो ये आ जाएगा। ये क्या आ गया, इसको भी d की फॉर्म में लिखूंगा तो d2 साई 2 एक्स अपॉन में dx स्क्वायर और साई 1 एक्स ऐसे का ऐसे। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, d2 साई 1 एक्स, यहाँ भी d2 है, यहाँ भी d2 है, क्या मैं एक बार d बाई dx बाहर ले लूँ, तो बाहर लूंगा तो क्या आएगा, कॉमन आएगा, कॉमन आएगा तो दोनों में से आएगा, एक बार इससे और एक बार इससे, तो d बाई dx बाहर ले लिया तो क्या बचा, एक बार डेरिवेटिव बचेगा, एक बार ले लिया तो ये क्या बचा, साई 1 डैश एक्स और साई 2 डैश ऐसे का ऐसे, साई 2 डैश एक्स और साई 1 डैश ऐसे का ऐसे, यानी एक एक डेरिवेटिव क्या आ गया, 12 आ गया। अब आप जो ये ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म आई है, इस टर्म से जानते हो कि ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपके पास wx, यानी जो अपन ने माना था पहले किसके इक्वल है, किसी कांस्टेंट के इक्वल है। तो जो ये वाले अपन पहले भी मान चुके हैं, ठीक है, कि ये किसके इक्वल था, wx क्या था आपका, एक कांस्टेंट। तो इसी प्रकार यहाँ पे मैं मानता हूँ कि विभव कौन सा लेना, यदि यहाँ पे आवर्ती विभव पीरियोडिक पोटेंशियल होता है, तो पीरियोडिक पोटेंशियल होना मतलब वहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस an हो जाएगा या na हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो x प्लस na, जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या कर दिया, ये साई 2 x था, क्या कर दिया x प्लस na, यहाँ साई 2 डैश x प्लस na, यहाँ साई 1 x था तो यहाँ भी क्या कर दिया x प्लस na, और जो w था वो भी क्या कर दिया x प्लस na। अब आप ये वाली टर्म तो पहले से जानते हो, ये वाली वैल्यू आपने पहले लिख चुकी है क्वेश्चन नंबर, इससे जो पहले वो लिखा था अपन ने, तो उसमें ये दोनों वैल्यू किसके इक्वल होती है, इन दोनों के इक्वल। मैं क्या करता हूँ, इस समीकरण में ये वैल्यू रख देता हूँ। तो देखो साई 1 एक्स प्लस an था और यहाँ पे क्या है, बट डैश है, और यहाँ पे क्या, इसका डेरिवेटिव नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लिखूंगा तो अल्फा का डेरिवेटिव तो कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट है, अल्फा 2 भी क्या है, कांस्टेंट है, इसका भी डेरिवेटिव नहीं होगा। यदि मैं इसका डेरिवेटिव टर्म लिखता हूँ तो क्या आएगी, देखो यदि मैं इसकी डेरिवेटिव टर्म लिखता हूँ साई 1 डैश एक्स प्लस na, तो ये क्या आएगा आपका, ये आएगा अल्फा 1 साई 1 डैश प्लस अल्फा 2 साई 2 डैश एक्स, यही आएगा। आपके पास दूसरी टर्म क्या आएगी, साई 2 डैश एक्स प्लस na लिखता हूँ तो ये आ जाएगा बीटा 1 साई 1 डैश एक्स प्लस बीटा 2 और साई 2 डैश एक्स, ठीक है, ये वाली टर्म आएगी। तो क्या किया मैंने, जहाँ पे डेरिवेटिव नहीं था वहाँ पे साई 1 साई 2 पे क्या लगा दिया, डेरिवेटिव, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो wx प्लस na मैंने ऐसे का ऐसे रख दिया, फिर क्या किया, wx हो गया। अब जो साई 1 एक्स प्लस an था तो उसकी जगह मैंने कंप्लीट क्या कर दी, ये वाली वैल्यू रख दी, तो ये क्या आ गई आपकी, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। देख लो वैल्यू, अल्फा 1 साई 1 डैश एक्स, अल्फा 2 साई 2 डैश एक्स, वो की वही है। फिर क्या किया अपने पास, साई 2 एक्स प्लस na कौन सा था, सिंपल फॉर्म में था, तो ये क्या, ये मैंने सिंपल फॉर्म में यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ये वाली टर्म। अब थर्ड में क्या था आपके पास, माइनस का साई 2 डैश एक्स प्लस na, तो साई 2 डैश एक्स प्लस na कौन सा, ये वाली टर्म रख दी, तो ये वाली टर्म आ गई। और जो फोर्थ टर्म थी वो क्या थी आपके पास, साई 1 एक्स प्लस na, तो ये वाली टर्म रख दी, तो ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। अब देखो मैं इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इसके साथ, और यहाँ पे बीच में क्या है आपका माइनस है, तो बीच में मैंने क्या लगा दिया माइनस, तो इन दोनों का भी क्या होगा मल्टीप्लाई। ये क्या था, बीच में माइनस था, इसीलिए ये कौन सी समीकरण नंबर अगर देना चाहो तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, कहाँ से, 11। तो ये हो जाएगा आपका, कहाँ से लिखा, ये मैंने लिखा है समीकरण 11 से। कहाँ से लिखी ये वाली समीकरण 11 से, यानी ये जो दो वैल्यू थी कहाँ रखी, समीकरण 11 में रख दी। तो ये आ जाएगा आपके पास अल्फा 1 साई 1 एक्स प्लस अल्फा 2 साई 2 एक्स। अब क्या किया, इस ये वाली टर्म इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ये वाली टर्म इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म इन दोनों के साथ, ये वाली टर्म इन दोनों के साथ। तो देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है, तो मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट टर्म में अल्फा 1 साई 1 एक्स, क्या अल्फा 1 साई 1 एक्स, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट वाली से, तो ये लिख दिया मैंने। फिर क्या होगा, अल्फा 1 साई 1 डैश एक्स किसके मल्टीप्लाई होगा, अल्फा 1 साई 2 b2 साई 2 एक्स से। ऐसे ये वाली टर्म इन दोनों से होगी, तो ये वाली टर्म लिख दी और ये वाली टर्म लिख दी, ठीक है। ऐसे ही मैंने इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहाँ पे कुछ दो टर्म कटेगी आपके, कैसे कटेगी देखो, चेक कीजिए। यहाँ पे क्या है, अल्फा 1 बीटा 1 है, क्या है अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 1 बीटा 1 यहाँ भी है, साई 1 डैश एक्स और साई 1 एक्स, साई 1 डैश एक्स और साई 1 डैश यहाँ भी है। इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, ये क्या है माइनस की, ये क्या प्लस की, यानी इस टर्म को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो इसको मैं क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब ये वाली टर्म देखो, यहाँ पे एक ये टर्म कटेगी आपकी, देखो यहाँ पे एक अल्फा 2 है, यहाँ पे क्या है बीटा 2, अल्फा 2 बीटा 2, साई 2 डैश एक्स, साई 2 डैश एक्स, साई 2 डैश एक्स, यानी ये भी क्या होगा आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। ये कितनी 4 टर्म कैंसिल हो गई।
अब आपके पास ये दो टर्म बची, तो देखो यहाँ से कॉमन क्या क्या आ रहा है, साई वन डैश एक्स और साई टू एक्स इसमें भी है, साई वन डैश एक्स साई टू एक्स इसमें भी है। क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, और ये क्या आ जाएगा अल्फा वन बीटा टू, अल्फा वन बीटा टू, यहाँ क्या था माइनस, तो माइनस क्या आ जाएगा अल्फा टू बीटा वन। ठीक है, ये वाली टर्म आ जाएगी। ये माइनस ऐसे का ऐसे, यहाँ भी क्या देखो साई टू डैश एक्स साई वन एक्स और साई टू डैश एक्स साई वन एक्स, इन दोनों में से भी क्या आएगा, ये कॉमन आ जाएगा, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे यदि मैं इसका क्या करता हूँ, यहाँ पे जो कि साई टू एक्स आ रहा है, साई वन डैश एक्स आ रहा है, साई वन एक्स आ रहा है, साई टू डैश एक्स आ रहा है, इसका मतलब मैं क्या करूँ, दोनों में से कॉमन निकाल दूँ, तो ये वाली टर्म यहाँ से कॉमन निकाल दिया तो क्या आया अल्फा वन बीटा टू माइनस का अल्फा टू बीटा वन, क्या आया अल्फा वन बीटा टू। देखो यहाँ पे टर्म सेम है, क्या अल्फा टू बीटा वन कैसी है, माइनस की है, कैसी है आपके पास, ये वाली टर्म कैसी है आपके पास, देखो अल्फा वन बीटा टू माइनस अल्फा टू बीटा वन, यहाँ पे क्या है अल्फा टू बीटा वन माइनस का अल्फा वन बीटा टू, यानी दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। ठीक है, यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका प्लस ही होगा ना, होगा या नहीं होगा, ये क्या था आपका माइनस था। ठीक है, तो जब ये वाला माइनस था तो मैंने क्या किया, अल्फा वन और ये टर्म सेम बन रही है क्या आपकी, हाँ सॉरी ये माइनस ही रहेगा, साई टू एक्स और साई वन डैश एक्स क्या आ गया कॉमन आ गया। अब यहाँ पे ये क्या टर्म रह गई अल्फा वन बीटा टू माइनस का अल्फा टू बीटा वन माइनस अल्फा टू बीटा वन माइनस का अल्फा वन बीटा टू, तो देखो ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगी, अल्फा वन बीटा टू क्या हो जाएगा अल्फा वन बीटा टू क्या हो जाएगा, जो 4 टर्म आ रही है आपके पास उसमें से 2 टर्म रहेगी और 2 टर्म क्या हो जाएगी आपके पास टोटल कैंसिल आउट हो जाएगी। यानी देखो यहाँ पे क्या अल्फा वन बीटा टू माइनस का बीटा टू अल्फा वन, देखो अल्फा वन बीटा टू है, बीटा टू माइनस का अल्फा टू बीटा वन माइनस अल्फा टू बीटा वन माइनस का अल्फा वन बीटा टू, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से कुछ टर्म कट रही है तक, क्या कट रही है अल्फा टू बीटा वन, देखो ये माइनस था तो ये माइनस हो गई, ये प्लस हो गई, दोनों ऐड हो रही है क्या, ऐड तो नहीं होनी चाहिए, ऐड नहीं होनी चाहिए, अल्फा वन बीटा टू माइनस का अल्फा टू बीटा वन। ठीक है, तो ये वाली टर्म आ जाएगी आपके पास साई टू एक्स साई वन डैश एक्स, इन दोनों टर्म में क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे माइनस था तो मैंने माइनस ले लिया, तो कुछ टर्म मिस्टेक तो नहीं लिखी, चेक कीजिए एक बार क्या लिखा है मैंने, देखो अल्फा वन और बीटा टू, अल्फा वन बीटा टू अल्फा टू बीटा वन अल्फा टू बीटा वन, सही है। यहाँ से लिखा मैंने अल्फा टू बीटा वन माइनस का अल्फा वन बीटा टू अल्फा वन बीटा टू, तो अल्फा वन बीटा टू माइनस का अल्फा टू बीटा वन और माइनस का अल्फा टू बीटा वन, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये 2 का अच्छा 2 नहीं लिखा मैंने, क्या किया ये टर्म ऐसे की ऐसे ही लिखी है, सॉरी ये टर्म क्या इसके नीचे लिखी तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, ये टर्म क्या की है मैंने ऐसे की ऐसे लिखी है, देखो ये वाली जो टर्म थी वो वाली टर्म मैंने कैसे लिखी सेम टू सेम ऐसे लिखी है, और जो ये वाली टर्म थी ये टर्म मैंने क्या लिखी है सेम टू सेम ऐसे ही लिखी है। अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे क्या किया, देखो जो टर्म थी साई टू एक्स साई वन डैश एक्स अल्फा वन बीटा टू माइनस का अल्फा टू बीटा वन, यहाँ पे क्या था साई वन एक्स साई टू डैश एक्स अल्फा टू बीटा वन, यानी अल्फा टू बीटा वन, यानी यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, इसमें प्लस आ जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये उल्टा हो गया। अब देखो ये वाले ब्रैकेट दोनों सेम बन गए, क्या बन गए सेम बन गए, तो ये वाला क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला क्या आ जाएगा आपके पास, ये दोनों ब्रैकेट ले लिए, ये कॉमन आ जाएगा अल्फा वन बीटा टू माइनस का अल्फा टू बीटा वन, तो ये कॉमन ले लिया तो ये आपके पास आ गया साई टू एक्स साई वन डैश एक्स और साई वन एक्स माइनस का साई टू डैश एक्स, साई वन एक्स साई टू डैश एक्स और ये अल्फा वन बीटा टू माइनस का अल्फा टू बीटा वन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए। कुछ मिस्टेक की है क्या अपन ने, कुछ देखो एक बार मल्टीप्लाई चेक कीजिए, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। देखो मिस्टेक नहीं थी अपने पास, मिस्टेक ये थी कि क्या थी आपके पास, ये वाली जो टर्म लिखी थी अपन ने इन दो टर्म से ये कॉमन ले लिया तो साई टू साई वन डैश कॉमन आ गया, ये क्या आ गया अल्फा वन बीटा वन आ गया, तो ये क्या था आपका अल्फा वन बीटा वन। देखो यहाँ पे ये वाली जो टर्म थी इसमें से ये तो कैंसिल आउट हो गई, ये टर्म दो बची थी तो अल्फा वन बीटा टू
बीटा 1 अल्फा 2, तो बीटा 1 अल्फा 2, ठीक है। तो इसमें कॉमन आ गया था ये वाली टर्म। अब देखो मैं क्या किया, अब मैं इन दो टर्म से कॉमन ले रहा हूँ, अल्फा 2 बीटा 1 अल्फा 1 बीटा 2, तो ये माइनस यहाँ थोड़ी आएगा, यहाँ तो क्या आएगा, केवल प्लस आएगा। अब ये माइनस तो कहाँ पर आएगा, जब ये वाली टर्म क्या बनेगी, आपकी माइनस बनेगी। तो इसमें ये माइनस था, वो तो यहाँ बीच में माइनस आएगा ना, यहाँ माइनस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों से क्या निकाले अपन, साई 2 और साई 1 क्या निकाल रहे अपन, कॉमन निकाल रहे। जब ये वाली चीज कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, अल्फा 2 बीटा 1 माइनस का अल्फा 1 बीटा 2। अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट इसका क्या कर रहा हूँ उल्टा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट क्या बन जाए, एक जैसे बन जाए, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस। ध्यान रखना ये मैंने माइनस किया था, उसकी वजह से ये आंसर नहीं मिल रहा था, बाकी ये प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पूरे ब्रैकेट को। तो ये वाला जो माइनस है वो तो कहाँ जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो अपन इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, आपकी माइनस आ जाएगी। तो ये हो जाएगा। आपके पास नहीं हो तो आप थोड़ा और एक्सप्लेन करके देख लेना, आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, sin1x, ये टर्म आ गई। अब इसमें से क्या कॉमन ले लिया, ये वाली टर्म, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो कॉमन ले लिया, और ये वाली टर्म मैंने लिख दी। अब ये वाली टर्म किसके इक्वल होती है, आप जानते हो किसके इक्वल होती है, wx के। और ये वाली टर्म हो गई अल्फा 1 बीटा 2 माइनस का अल्फा 2 बीटा 1। तो मैं मान सकता हूँ कि जो ये वाली टर्म होगी वो किसके इक्वल है, 1, क्योंकि जो क्या माना है कि आपने पीरियोडिक पोटेंशियल की टर्म में माना है, आप जानते हो कि जब wx प्लस an है वो किसके इक्वल होना चाहिए, wx के। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आपकी 1 होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो मैंने मान लिया कि अल्फा 1 बीटा 2 माइनस का अल्फा 2 बीटा 1 कितना होगा, 1। अब ये वाली जो 1 वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 1 यहाँ रखोगे तो आपका ब्लॉच प्रमेय का फंक्शन आ जाएगा। तो एक बार इतना लिख लीजिए आप, फिर अपन आगे चलते हैं। और लिखने की थोड़ी स्पीड रखना, मैं आपको 4 मिनट का टाइम देता हूँ, तो 4 मिनट में लिख लीजिए, ठीक है। थोड़ा स्पीड से लिखना बस। ये देखो, ये थ्योरम थोड़ी लेंथी जरूर है, बट आप अच्छे से करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। थोड़ी प्रैक्टिस रखना बस। उसमें कुछ ही डेरिवेशन ऐसे है जो इतने लेंथी है, बाकी सॉलिड स्टेट में इतने लेंथी डेरिवेशन नहीं है आपके, कुछ 2-4 छोड़ के नहीं है आपके इतने डेरिवेशन, ठीक है। तो आप आराम से कवर करिएगा।
ये वाली यदि आपको ऊपर वाली टर्म नहीं दिख रही हो तो ये क्या है, अल्फा 1 माइनस लैम्डा बीटा 2 माइनस लैम्डा माइनस अल्फा 2 बीटा 1, जो अपने पास मैट्रिक्स आई थी उसको सॉल्व करके लिखा है। लिख दिया क्या? चले आगे। देखो आप एक चीज़ नोट करना, मैं आपको ये डेरिवेशन बोर्ड पे इसलिए करवा रहा हूँ, आप चाहते तो आप कहते कि सर मैं तो ऐसे का ऐसे नोट्स की पीडीएफ भेज दो, और बहुत जनों ने मुझे ऐसा भी बोला था स्टूडेंटों ने कि सर हमको तो पीडीएफ भेज दो और आप ऐसे समझा देना। देखो एक आप हाथ से लिखते हो, कोई भी डेरिवेशन आप हाथ से लिखोगे तो उसमें 10 तरह की प्रॉब्लम हो आएगी, और यदि आप क्या करोगे उस पीडीएफ को पूरा का पूरा ऐसे क्या ऐसे छापोगे तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। और बहुत जने ऐसे है कि यदि पीडीएफ आपको मिल भी जाए तो आप ना तो हाथ से लिख पाओगे और ना आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी, और एग्जाम में जाके वही होगा, दिमाग में चलता है याद है याद है याद है, और एग्जाम में जब आप डेरिवेशन लिखना स्टार्ट करते हो तो सब कुछ गायब हो जाता है। तो वो सबसे बड़ा फीडबैक है आपके पास, सबसे बड़ी कमी रहती है ये वाली चीज़ की। तो आप हमेशा डेरिवेशन को हाथ से ही लिखने की ट्राई करो। अब बहुत सारी ऑनलाइन क्लासें ऐसी भी चल रही है जिसमें आपको क्या हो रहा है, सामने पीडीएफ दे देते हैं और पीडीएफ को ही आप उसको समझा देते हैं, और पीडीएफ को ही समझा के कहते हैं बस हो गई आपकी यूनिट। अब वो ऐसा है कि जब कोई टीचर पीडीएफ से आपको यूनिट पढ़ा रहा है, यानी यूनिट वो क्या होगी, हो सकता है मेरी यूनिट यहाँ पे 10 दिन चल रही है तो वो यूनिट आपके पास 3 या 4 दिन में ही पूरी हो सकती है पीडीएफ से, बट उसमें क्या है आपको केवल समझाया जाएगा, बस उसमें आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरी कहने का मतलब ये है कि आप डेरिवेशन को हमेशा से लिखने की ट्राई करो, समझने की ट्राई करो। अब जैसे आप यहाँ से डेरिवेशन हाथ से लिख रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, प्लस माइनस कर रहे हो, तब आपको पता भी लग रहा है कि नहीं हमारे साथ ये हो रहा है डेरिवेशन में, ये हमने किया है। नहीं तो आपको सब यदि पीडीएफ मिल जाए तो पीडीएफ मिल जाए तो क्या है हुआ, आप डायरेक्ट ऐसे का ऐसे याद करोगे, उसको लिखने की प्रैक्टिस करोगे ही नहीं। नहीं तो कम से कम आप एक बार डेरिवेशन को लिखोगे तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि इसमें क्या क्या स्टेप काम आ रही है, कौन कौन से स्टेप काम आ रही है, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपके फ्रेंड्स लोग कहेंगे कि बहुत सारी कोचिंगों में पीडीएफ से ऐसे बहुत जल्दी फास्ट पढ़ाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके कोर्स की जिम्मेदारी मैंने ली है तो मैं पूरा कराऊंगा। लिख दिया होगा, चले आगे। अब देखो आपके पास जो ये वाली इक्वेशन आई थी, चलते आगे, लगभग आपका डेरिवेशन ही कंप्लीट हो गया है, 2 मिनट का काम और है। अब देखो मैंने क्या करवाया था, ये वाली इक्वेशन आई थी, ये यहाँ से क्या आ गया आपका अल्फा 1, यहाँ से आपका क्या आ गया अल्फा 1 बीटा 2 माइनस का अल्फा 2 बीटा 1 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक इक्वेशन आई थी शायद 6 या 7 8 जो भी ली थी, देखो मैं इक्वेशन ही लिख देता हूँ आपके पास, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 और प्लस अल्फा 1 बीटा 2 माइनस का अल्फा 2 बीटा 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 0। ऐसी कोई इक्वेशन थी। अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, इसकी वैल्यू तो क्या हो गई 1 हो गई, तो मैं लिख सकता हूँ कि लैम्डा स्क्वायर माइनस का लैम्डा अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस का क्या हो जाएगा 1। अब जब ये वाले क्या एक द्विघात समीकरण है और जब इसका आप सॉल्यूशन निकालोगे तो इस समीकरण के 2 हल आएंगे, तो इस समीकरण के हल प्राप्त होंगे। कौन कितने 2 हल प्राप्त होंगे, कौन कौन से 2 हल प्राप्त होंगे, यानी एक तो लैम्डा की वैल्यू आएगी आपके पास +1, एक लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -1। अब आप जानते हो कि जो साई एक्स लिखा था वो किसके इक्वल लिखा था आपने, जो साई एक्स लिखा था यानी यहाँ पे लिखा था आपने साई एक्स प्लस एन ए, मान लिया कि ये किसके इक्वल था लैम्डा, और यहाँ पे क्या था आपका साई एक्स था, ऐसे ही था आपके पास। अब लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहाँ पे +1 और -1। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे लैम्डा की जगह क्या था, वैसे जो ई की पावर आयोटा वाली टर्म थी, तो यदि इसको मैं इस तरीके से लिखूँ तो साई
x प्लस एन ए इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा e की पावर प्लस माइनस, देखो एक बार प्लस है और एक बार माइनस है तो मैं क्या कर रहा हूँ दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका आयोटा के एन ए और ये क्या हो जाएगा आपका साई एक्स। मतलब इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, ये आ जाएगा। और यही आपकी क्या थी, एक तरह से ब्लॉच थ्योरम थी। वहाँ पे क्या था आपके पास आयोटा के आर टी से स्टार्ट किया था और देखो यहाँ पे क्या आ गया, यदि x प्लस एन ए है, यदि क्या लेते थे आप आयोटा e की पावर आयोटा के आर लिया और r की जगह r प्लस टी लिया था, बट यहाँ पे अपन ने 1D की बात कर रहे थे तो 1D के लिए क्या आता, e की पावर आयोटा के x आता, x आता, बिल्कुल आता। अब क्या किया, जब अपन ने x प्लस एन ए किया तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी इस टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और जो दूसरी टर्म आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, साई x का फंक्शन बन जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये वाला क्या बताता है आपको, ब्लॉच थ्योरम को परिभाषित करता है। तो ये साई x है, ये क्या है आपका फलन होगा, कौन सा होगा फलन, ये क्या होगा आपका आवृत्ति विभव फलन, और ये क्या होगा e की पावर प्लस माइनस आयोटा के एन ए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको किसका व्यंजक है, यही ब्लॉच थ्योरम का व्यंजक है, यही क्या आपके पास ब्लॉच थ्योरम का व्यंजक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये वाली थ्योरम कंप्लीट हुई है। जरूर थोड़ी लेंथी जरूर थी, थोड़ा एक दो बार आप मेरे अकॉर्डिंग आप दो बार लिखोगे तो आपको ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगी और बिना देखे आप आराम से लिख सकते हो। एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है, पूछी भी जाती है, हो सकता है इस बार भी पूछी जाए आपसे। तो जितनी प्रैक्टिस उतने ज़्यादा आपके हाथ में नंबर है आपके, क्योंकि ये फिजिक्स है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना और ट्राई करो कि जितनी रफ कॉपियाँ होती है तो रफ कॉपियों को ज़्यादा से ज़्यादा भरो, खूब भरो रफ कॉपियों को। तो जितनी बार रफ कॉपी भरोगे तो उसकी प्रैक्टिस आपको ही होगी, नंबर आपको ही मिलेंगे। जितने एक डेरिवेशन जितनी ज़्यादा बार लिखोगे उतना ही वो कंटेस्ट होगा, वो बिल्कुल याद होगा। यदि आप एग्जाम में कुछ उसमें मिस्टेक भी कर लोगे तो तुरंत मिस्टेक पकड़ सकते हो कि ये हमने कुछ मिस्टेक की थी। ठीक है, तो ये लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका, तो हल हो जाएगा। इसके आगे लिख लो, 2 लाइन लिख लो कि यहाँ स्थानांतरण सदिश एन ए के रूप में है, यहाँ स्थानांतरण सदिश एन ए के रूप में है। वही क्या था, आर था, आर के आर प्लस टी की जगह क्या आ गया, अब एन ए आ गया। यहाँ स्थानांतरण सदिश एन ए के रूप में है। ये एन ए के रूप में क्यों आया, क्योंकि ये 1D है, अपन जानते हैं पहले से स्टार्ट किया जब 1D से किया था। एन ए के रूप में है तो प्राप्त समीकरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि यही ब्लॉच थ्योरम, अतः इस प्राप्त समीकरण के आधार पर कह सकते हैं कि यही ब्लॉच थ्योरम का व्यंजक है या ब्लॉच थ्योरम सत्य है। मतलब इतना याद रखना है कि आपके पास क्या आ जाए, कोई भी आप पीरियोडिक पोटेंशियल की टर्म में आ जाए और यहाँ पे क्या आ जाए आर प्लस टी, यानी क्या आ जाए स्थानांतरण सदिश की कोई टर्म आ जाए और इसका जो फंक्शन है ये साई एक्स प्लस एन ए है, तो यहाँ पे साई एक्स, ऐसे ही आप दूसरा साई वाई करते, साई वाई प्लस क्यू बी या पी बी या ऐसा कुछ कर लेते तो वो क्या आता है यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा, एक तो फलन आना चाहिए, एक e की पावर की टर्म में ऐसी कोई टर्म आनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, ब्लॉच प्रमेय को सत्यापित करेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ब्लॉच थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी, स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, इसका प्रूफ समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने पूरी को समझाने की ट्राई की है ऑनलाइन में। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। इसके जो आगे वाला टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रॉनिंग पेनी मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है वो भी, और वो भी आपके क्वांटम बेस पर है, तो उसको भी अपन करेंगे। हो सकता है वो भी थोड़ा लेंथी हो। तो मिलते हैं अपन इससे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आप सभी को धन्यवाद। इसी तरह आप VCS फिजिक्स क्लासेज जो जुड़ी रहिएगा और आपकी पढ़ाई रेगुलर चलती रहे। ठीक है।